So hello everyone, welcome to management study, and today we are going to discuss the unit number 4, means chapter number 4, unit number 1, organization structure and design. So organization structure और डिजाइन को समझने से पहले हम देख लेते हैं कि हमने क्या किया था। ओके, तो ये यूनिट नंबर 1 मैनेजमेंट में हमने डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन और functions of management or process of management देखा। And now we are going to discuss the organization structure and design। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, किस टाइप का डिजाइन होता है ऑर्गेनाइजेशन का, वो हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी द इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स। So types of structure in an organization. So first is line organization. So in line organization, authority flows from top to bottom. यानी कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी जो है टॉप से बॉटम होती है, यानी कि टॉप पर जो है वो सीईओ होता है, उसके अंडर में जनरल मैनेजर होते हैं, उसके अंडर में असिस्टेंट मैनेजर होते हैं, उसके अंडर में सुपरवाइजर्स होते हैं, उसके अंडर में क्लर्क्स होते हैं, ये सब होते हैं। तो एक हायरार्की ऊपर से नीचे आती है जो जिसको लाइन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, और लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब लाइन और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि मैनेजर और ये सब तो होते ही है, लेकिन बाहर से भी ये लोग स्टाफ हायर करते हैं, बाहर से भी एक्सपर्ट्स हायर करते हैं, वो भी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होता है। और एम्प्लॉयज भी जो है वो उन्हीं के लेवल पर हायर किए जाते हैं, लेकिन वो लाइन में कंसिडर नहीं होते, यानी कि वो लाइन मैनेजर में कंसिडर नहीं होते। हेंस दे आर कॉल्ड स्टाफ। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब किसी स्पेसिफिक फंक्शन के रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन का होना। लाइक अगर कोई मार्केटिंग एजेंसी है तो वो एक फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि उनका काम है मार्केटिंग देखना सभी ब्रांड्स का और सभी कंपनीज का। कोई ह्यूमन रिसोर्स एजेंसी है तो उनका काम होता है कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को प्लेस करना इन वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि उसके लिए ही वो होती है। ह्यूमन रिसोर्स कंसल्टेंसी होती है और ह्यूमन रिसोर्स एजेंसी भी होती है। तो ये एक टाइप ऑफ फंक्शन से ये ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन होता है, जिसको हम फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। देन मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन जो ड्यूअल होता है, मतलब प्रोजेक्ट बेस्ड भी होता है और फंक्शनल भी होता है। उसके बाद डिविजनल स्ट्रक्चर, तो मार्केट के बेसिस पे, प्रोडक्ट के बेसिस पे और जियोग्राफी के बेसिस पे भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिसको डिविजनल स्ट्रक्चर में हम कंसिडर कर सकते हैं। एंड टीम एंड प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है वो टीम और प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर पे होता है, बहुत लिमिटेड टाइम के लिए फॉर्म होता है, इसको टीम और प्रोजेक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं ना। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी जो है वो मेनली मैनेजर्स के पास होती है, लाइन मैनेजर्स के पास होती है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनके पास होती है। उनके पास अथॉरिटी होती है डिसीजन लेने की, और उनके पास ये भी अथॉरिटी होती है कि कोई भी बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है या कोई भी टास्क अलोकेट करना है तो टास्क अलोकेशन की अथॉरिटी भी उनके पास होती है। बजटिंग हो गया या फाइनेंस से रिलेटेड कुछ हो गया या फंडिंग का हो गया, तो ये सारी अथॉरिटी जो है उनके पास होती है। जनरल एम्प्लॉयज के पास कोई अथॉरिटी नहीं होती, वो सिर्फ रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने काम के लिए, यानी उनकी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उनको सर्टेन अमाउंट ऑफ टास्क जो है वो कंप्लीट करके देना पड़ता है, सर्टेन अमाउंट ऑफ गोल जो है वो अचीव करने पड़ते हैं ऑन बिहाफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो ऑथोरिटी मीन्स राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड एक्सपेक्ट ओबीडियंस, मतलब मैंने कहा ऐसे कि ये सीईओ, मैनेजर्स, टॉप लेवल के जो एम्प्लॉयज होते हैं उन्हीं के पास होता है कि वो ऑर्डर्स दे सकते हैं। ठीक है, और वे एक अच्छा सा ओबीडियंस अपना चाहते हैं, मतलब उनका जो ऑर्डर है वो फॉलो होना चाहिए, उनकी बात जो है वो लोग सुनने चाहिए। और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म असाइन ड्यूटीज, जो मेनली एम्प्लॉयज करते हैं, मतलब एम्प्लॉयज को जो भी ड्यूटीज दी जाती है वो वो लोग परफॉर्म करते हैं और वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अकाउंटेबिलिटी मीन्स आंसरेबिलिटी ऑफ रिजल्ट्स, तो ये दोनों के लिए है। यानी जो सीईओज होते हैं, जो टॉप लेवल के मैनेजर्स होते हैं वो भी ऑर्गेनाइजेशन को अकाउंटेबल है, और जो एम्प्लॉयज होते हैं वो टॉप लेवल मैनेजर्स को अकाउंटेबल होते हैं, यानी कोई भी टास्क के लिए वो उनको रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है सब कुछ सेंटर सेंटर में ही रखना, अपने कंट्रोल में ही रखना। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कंट्रोल कम करना और टास्क असाइन करना और रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करना।
तो सेंट्रलाइजेशन मीन्स डिसीजन मेकिंग पावर कॉन्सेंट्रेटेड एट टॉप मैनेजमेंट, मतलब सारे डिसीजन जो है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट ही लेगा। और डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स डेलीगेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग टू लोअर लेवल्स, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन में टॉप लेवल ही सभी डिसीजन नहीं लेगा बल्कि वो डिवाइड कर देता है डिसीजन लेने की पावर, सो दैट लोअर लेवल मैनेजर्स भी सम अमाउंट ऑफ डिसीजन ले सकते हैं। स्पान ऑफ कंट्रोल, तो नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स डायरेक्टली सुपरवाइज्ड बाय अ मैनेजर विच इज कॉल्ड स्पान ऑफ कंट्रोल। सो नैरो स्पान का मतलब होता है फ्यूअर सबऑर्डिनेट्स पर मैनेजर, मतलब एक मैनेजर के नीचे बहुत ही कम सबऑर्डिनेट्स होते हैं। और वाइड स्पान का मतलब होता है कि एक मैनेजर के नीचे ज्यादा सबऑर्डिनेट्स होते हैं। ओके, तो हमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड डिजाइन देख लिया, अब हम देखेंगे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, उसका कॉन्सेप्ट और इम्पोर्टेंस की। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज द एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक थियरीज प्रिंसिपल्स एंड मेथोडोलॉजीज टू सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इन बिजनेस डिसीजन मेकिंग, मतलब बिजनेस डिसीजन मेकिंग में मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हेल्प करता है। कैसे, तो कि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने में इकोनॉमिक थियरीज के बेसिस पर हम डिसीजन ले सकते हैं, हम प्रिंसिपल्स को फॉलो कर सकते हैं। It bridges economics and management by applying micro and macroeconomic concepts for business decision, मतलब ये इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट का गैप फिल करता है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, इसका क्या बेनिफिट है और इम्पोर्टेंस क्या है। तो हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी, मतलब अगर अनसर्टेनिटी की सिचुएशन है तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हेल्प करता है हमें डिसीजन लेने में। मतलब अनसर्टेनिटी, मान लो अगर कोई प्रोडक्ट आपने लॉन्च किया, उसकी मार्केट में डिमांड कितनी है और आपको कितना प्रोडक्शन अभी बनाना है, मतलब आपको कितने प्रोडक्ट्स अभी तैयार करने हैं अकॉर्डिंग टू दैट डिमांड। तो उसके लिए आप डिमांड सप्लाई की थियरी आपको रिफर करनी पड़ेगी और डिमांड सप्लाई का रूल भी वहाँ लागू होता है। तो इसी तरह से अनसर्टेनिटी की सिचुएशन में भी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हमको यूजफुल है। गाइड्स रिसोर्स एलोकेशन एंड कॉस्ट कंट्रोल, मतलब जो इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है बजटिंग, हम बजटिंग से रिसोर्स अलोकेट कर सकते हैं और अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। असिस्ट इन प्राइसिंग डिमांड फोरकास्टिंग एंड प्रोडक्शन प्लानिंग अर्लियर, ऐसे कि हमको मार्केट से पता चलता है कि इस तरह की डिमांड है तो हम उसी के अकॉर्डिंग अपना सप्लाई चेन बनाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्शन कराएंगे। ठीक है, एवेल्युएट्स इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, अगर कहीं भी अच्छा इन्वेस्टमेंट करने का अपॉर्चुनिटी है तो वो भी हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के थ्रू जान सकते हैं कि किस टाइप के बिजनेसेस में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए और किस टाइप के बिजनेसेस में हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। कनेक्ट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, मतलब मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है वो सिर्फ बिजनेस को ही नहीं, मतलब आउटसाइड इन्वायरमेंट को भी बिजनेस के साथ कनेक्ट करता है। आउटसाइड इन्वायरमेंट में क्या होता है, तो कि इकोनॉमी होती है, मार्केट होता है, पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी, ये सब भी होता है। तो उन सभी को कनेक्ट करता है बिजनेस के साथ। डिमांड एनालिसिस, और उसको यूटिलिटी एनालिसिस भी बोलते हैं। और डिमांड एनालिसिस में, यूटिलिटी एनालिसिस में टू टाइप की यूटिलिटी होती है, कार्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल यूटिलिटी। तो कार्डिनल यूटिलिटी जो है मार्शल ने दी है। यूटिलिटी कैन बी मेजर इन यूनिट्स, मतलब ये यूनिट्स में भी मेजर की जा सकती है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाइज, मतलब जो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ है वो यहाँ पर अप्लाई होता है। और ऑर्डिनल यूटिलिटी जो हिग्स में दी है, ये कहता है कंज्यूमर रैंक प्रेफरेंसेस इंस्टेड ऑफ मेजरिंग देम। ओके, तो कंज्यूमर्स होते हैं वो प्रेफरेंसेस को रैंक करते हैं इंस्टेड ऑफ मेजरिंग, मतलब उसका मेजरमेंट लिए भी। इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस, इट शोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स गिविंग इक्वल सेटिस्फैक्शन, डाउनवर्ड स्लोपिंग ओवेक्स टू ओरिजिन टू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एट टेंजेंट ऑफ बजट लाइन एंड हाईएस्ट इन डिफरेंट कर्व। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब डिमांड की इलास्टिसिटी कितने टाइप की होती है, तो देर आर फोर टाइप्स ऑफ डिमांड इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी एंड एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी। तो प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है, मतलब रिस्पॉन्सिवनेस रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू चेंज इन प्राइस, मतलब अगर प्राइस में चेंज आने से डिमांड में चेंज आता है तो उसके प्राइस इलास्टिसिटी बोलते हैं डिमांड की। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, मतलब रिस्पॉन्सिव टू चेंज इन इनकम, मतलब इनकम में अगर चेंज है और डिमांड में चेंज है तो उसे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। क्रॉस इलास्टिसिटी मतलब चेंज इन डिमांड फॉर वन गुड ड्यू टू प्राइस चेंज इन अनदर, मतलब एक चीज की सबऑर्डिनेट चीज में अगर चेंज आए और या फिर उसकी यू नो अल्टरनेट जो टी और कॉफी है तो उसको एक दूसरे का अल्टरनेटिव हम कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर टी की डिमांड, अगर टी की प्राइस बढ़ जाएगी तो ऑब्वियसली टी की डिमांड जो है वो कम हो जाएगी और कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये चेंज इन डिमांड फॉर वन गुड ड्यू टू प्राइस चेंज ऑफ अनदर
और ऐसे कार और पेट्रोल का भी एग्जांपल ले सकते हैं। अगर पेट्रोल के दाम बढ़ जाएंगे तो कार की डिमांड कम हो जाएगी। एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी मतलब चेंज इन डिमांड ड्यू टू प्रमोशनल एक्सपेंडिचर। डिमांड फोरकास्टिंग, सो हम डिमांड फोरकास्टिंग कैसे कर सकते हैं? तो वी कैन डू सर्वे मेथड, जिसमें कंज्यूमर सर्वे होते हैं, एक्सपर्ट ओपिनियन होते हैं, स्टेटिस्टिकल मेथड जिसमें ट्रेंड एनालिसिस होता है, रिग्रेशन होता है, मूविंग एवरेजेस होते हैं, और इकोनोमेट्रिक मॉडल्स हम यूज कर सकते हैं। नाउ मार्केट स्ट्रक्चर। सो कितने टाइप के मार्केट होते हैं? तो देर आर 4 टाइप्स ऑफ मार्केट अकॉर्डिंग टू मार्केट क्लासिफिकेशन और मार्केट स्ट्रक्चर। सो फर्स्ट होता है परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है? बहुत सारे बायर्स और सेलर्स होते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं, मतलब प्रोडक्ट्स जो है वो सेम होते हैं, और एंट्री का कोई भी बैरियर नहीं है, मतलब कोई भी इसमें घुस सकता है और अपना बिजनेस कर सकता है। मोनोपोली क्या होती है? तो मोनोपोली में सिंगल सेलर होता है, कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, और हाई एंट्री बैरियर होता है, जैसे कि टेलीकॉम सेक्टर ऑफ इंडिया, जो कि एक मोनोपोली है जिसमें 2 से 3 ही मेजर प्लेयर हैं। सो एक नए प्लेयर को एंटर करने में बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल है, बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, और बहुत ही बड़ा बैरियर है उसके लिए एंटर करने। देन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मतलब बहुत सारे सेलर होते हैं, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होते हैं, और फ्री एंट्री और एग्जिट एग्जिट होती है मोनोपोलिस्टिक में। और ओलिगोपोली में फ्यू सेलर्स डोमिनेट, इंडिपेंडेंट प्राइसिंग, इंटरडिपेंडेंट प्राइसिंग, और पॉसिबल कल्यूजन। ठीक है। तो ओलिगोपोली में क्या होता है कि 2 से 3 ही सेलर जो है वो पूरे मार्केट को डोमिनेट करते हैं। वो प्राइसिंग भी एक दूसरे को इंटरडिपेंडेंट होकर ही डिसाइड करते हैं, और पॉसिबल कल्यूजन होता है, मतलब वो फ्यूचर में मर्ज हो जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। प्राइस डिटर्मिनेशन, तो मार्केट के हिसाब से प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है? सो इन परफेक्ट कंपटीशन प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ इंडस्ट्री डिमांड एंड सप्लाई। मतलब डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस डिसाइड होता है। इन मोनोपोली प्राइस इज सेट बाय मोनोपोलिस्ट, मतलब जो भी एक फर्म होती है वो प्राइस डिसाइड करती है बेस्ड ऑन द डिमांड का। इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन प्राइस डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, मतलब डिमांड और प्रोडक्ट में जो भी डिफरेंशिएशन है उसके बेसिस पर मोनोपोलिस्टिक मार्केट में और कंपटीशन में प्राइस डिसाइड होता है। और इन ओलिगोपोली प्राइस में भी रिजिड ड्यू टू इंटरडिपेंडेंस ऑन अदर फर्म्स। तो इसमें किंग डिमांड कर्व की सिचुएशन भी होती है। ठीक है। Now we are going to see what is national income. National income क्या होता है? ठीक है। Total monetary value of all goods and services produced by a country during a specific period, मतलब एक कंट्री में let's say for 1 year जो भी मॉनेटरी वैल्यू है गुड्स और सर्विसेज की जो प्रोड्यूस हुई है कंट्री में, उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू है उसको नेशनल इनकम कहते हैं। What are the types of national income? So national income can be measured in GDP, मतलब gross domestic product, GNP मतलब gross national product, NNP मतलब net national product, national income at factor cost, personal income and disposable income. मेजरमेंट मेथड क्या होती है? तो कि प्रोडक्शन मेथड मतलब सम ऑफ वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। इनकम मेथड मतलब सम ऑफ ऑल इनकम फैक्टर्स ऑफ इनकम लाइक वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। एक्सपेंडिचर मेथड मतलब सम ऑफ कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट्स। अब इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन क्या होता है? तो कि परसिस्टेंट राइज इन जनरल प्राइस लेवल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस में अगर राइज होता ही रहे, मतलब कीमत इसकी बढ़ती ही रहे, तो इसको इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, तो कि अगर डिमांड बढ़ जाए, एक्सेस डिमांड हो जाए, ओवर सप्लाई, तो उसको डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन मतलब इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर प्रोडक्शन की कॉस्ट में इंक्रीज आ जाए लाइक वेजेस, रॉ मटेरियल, तो उसको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। बिल्ट इन इन्फ्लेशन मतलब वेज प्राइस स्पाइरल ड्यू टू एक्सपेक्टेशन। और हाइपर इन्फ्लेशन मतलब एक्सट्रीमली हाई और अनकंट्रोलेबल इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन को कैसे मेजर किया जाता है? तो सीपीआई के थ्रू मेजर किया जाता है, जिसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोलते हैं, वो मेजर करता है रिटेल प्राइसेस को। डब्ल्यूपीआई यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स, वो मेजर करता है होलसेल प्राइसेस को। और जीडीपी डिफलेटर मतलब रेशियो ऑफ नॉमिनल जीडीपी टू रियल जीडीपी। ठीक है। यहाँ तक हमने आज देखा, हमने देखा मैनेजर इन इकोनॉमिक्स और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और डिजाइन। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और डिजाइन में हमने देखा टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ डिजाइन। सो उसमें हमने देखा था लाइन ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, डिविजनल स्ट्रक्चर एंड टीम एंड प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर।
उसके बाद हमने ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखा था। ऑथोरिटी मतलब राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड एक्सपेक्ट ओबीडियंस। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म असाइन्ड ड्यूटीज। एंड अकाउंटेबिलिटी मतलब आंसरेबिलिटी ऑफ रिजल्ट्स। देन हमने सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन देखा। सेंट्रलाइजेशन मतलब डिसीजन पावर concentrated at top level management. Decentralization means delegation of decision making power to lower levels. स्पान ऑफ कंट्रोल हमने देखा जिसमें नैरो स्पान, वाइड स्पान, फ्यू सबऑर्डिनेट्स पर मैनेजर मतलब नैरो स्पान, मेनी सबऑर्डिनेट्स पर मैनेजर मतलब वाइड स्पान। फिर हमने देखा मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, उसका कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस। The managerial economics is the application of economic theories, principles, and methodologies to save practical problems in business decision making. It helps in decision making under uncertainty, मतलब uncertainty situation में हमें decision making में help करता है। Guides resource allocation and cost control. So managerial economics के through हम resource को efficiently allocate कर सकते हैं और cost को control कर सकते हैं। It assists in pricing, demand forecasting, and production planning. It evaluates investment opportunities and connects external environment with internal environment. So external environment मतलब इकोनॉमी, मार्केट और गवर्नमेंट के साथ वो इंटरनल इन्वायरमेंट यानी बिजनेस को कनेक्ट करता है। देन हमने डिमांड एनालिसिस देखा जिसमें हमने यूटिलिटी एनालिसिस देखा। यूटिलिटी एनालिसिस टू टाइप्स के होते हैं, कार्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल यूटिलिटी। तो कार्डिनल यूटिलिटी कैन बी मेजर एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी कैन बी मेजर। फिर हमने इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस देखा। उसके बाद हमने देखा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो कितने टाइप के होते हैं, तो चार टाइप के होते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी एंड एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी। फिर हमने डिमांड फोरकास्टिंग देखा जिसमें सर्वे मेथड होता है, स्टैटिस्टिकल मेथड होता है और इकोनॉमिक मॉडल्स होते हैं। फिर हमने मार्केट स्ट्रक्चर देखा जिसमें मार्केट का क्लासिफिकेशन है। तो कितने टाइप के मार्केट होते हैं, तो चार टाइप के मार्केट होते हैं। परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली। फिर हमने प्राइस डिटर्मिनेशन देखा कि ईच टाइप ऑफ मार्केट में प्राइस कैसे डिटरमाइन होते हैं। तो परफेक्ट कंपटीशन में इंटरसेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई से प्राइस डिटरमाइन होते हैं, मतलब डिमांड और सप्लाई के बेसिस प्राइस डिटरमाइन होते हैं। मोनोपोली में जो मोनोपोलिस्ट होता है वही प्राइस डिटरमाइन करता है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में डिमांड और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के भी बिहाफ पर प्राइस डिसाइड होता है। और ओलिगोपोली में इंटरडिपेंडेंस होता है, मतलब एक दूसरे के फॉर्म के म्यूचुअली वो लोग प्राइस डिसाइड करते हैं। फिर हमने नेशनल इनकम देखा। इसमें हमने देखा जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, पर्सनल इनकम एंड डिस्पोजेबल इनकम। और हम उसकी मेजरमेंट मेथड को भी देखा, मतलब प्रोडक्शन मेथड पे हम मेजर कर सकते हैं, इनकम मेथड पे मेजर कर सकते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड पे हम वो सब मेजर कर सकते हैं। फिर लास्ट में हमने इन्फ्लेशन देखा। सो टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन कितने होते हैं, चार टाइप के इन्फ्लेशन होते हैं। फर्स्ट इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन, मतलब एक्सेस इन डिमांड। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन मतलब इंक्रीज इन कॉस्ट। बिल्ट इन इन्फ्लेशन मतलब वेज प्राइस स्पाइरल ड्यू टू एक्सपेक्टेशन। एंड हाइपर इन्फ्लेशन मतलब एक्सट्रीमली हाई इन्फ्लेशन। और फिर हमने उसको मेजर कैसे किया जाता है वो देखा। तो इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए कॉस्ट प्राइस, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है और जो रिटेल इन्फ्लेशन को मेजर करता है। और होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो होलसेल प्राइसेस को मेजर करता है। फिर जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में देखा। और अगले लेक्चर में हम देखेंगे व्हाट इज बिजनेस एथिक्स एंड सीएसआर। ओके, फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर।